और आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आपका ये मॉडल क्या है और कैसे वर्क करता है और इसके पास लाइक क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉर्ड्स रूल फॉर रिलेशनल डाटाबेस। ओके, कॉर्ड्स रूल है और इसमें 12 रूल्स आते हैं आपके, जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग दिए गए थे कि आप डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। ओके, अब पहले समझेंगे कि डेटाबेस है क्या, फिर इसके रूल्स को देखेंगे जो कॉर्ड्स ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। ओके, अलजेब्रा हमें पता क्या होता है, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो अभी हम क्या ये सीखेंगे आगे चल के कि रिलेशंस को कैसे लाइक उसमें अलजेब्रा में यूज करते हैं या इसका कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे अपना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ये क्या है देखिए, तो द रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल टुडे। ओके, तो यह एक तरह से मॉडल है जो कि अपना डेटाबेस का मॉडल है, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ओके, या इसे हम बोलते हैं RDBMS। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर लाइक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट की जाती है। ठीक है, हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो लाइक इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिसका यूज करते हैं तो इसी का यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल। ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर ईगर एफ कॉर्ड। ओके, ये है कॉर्ड्स। ओके, इसी के द्वारा हमें 12 रूल भी दिए गए थे, उसे हमें पढ़ना है इसको आगे चल के। और ये 1917 दिया गया था, और अभी कितने साल हो चुके हैं हमें, 25 + 30 = 55 ईयर्स। इतने साल पहले दिए गए थे, और हमारे अभी भी जो डेटाबेस क्रिएट होते हैं RDBMS में, ओके, तो इन्हीं के सभी रूल्स को फॉलो करके ही बनते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके जो गूगल का डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस है, सब आपका इन रूल्स को फॉलो करते हैं मोस्टली। ओके, एज वे ऑफ ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंसी। ओके, दिया गया था एज अ वे टू ऑर्गेनाइज, एक रास्ता है वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंसी, डेटा को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना। ओके, उसके लिए में दिया गया था इन दिस मॉडल डेटा इज स्टोर इन टेबल्स। ओके, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें जो पहली याद क्या रखनी है कि जो भी आपका RDBMS है या रिलेशनल डेटा मॉडल है, जो मॉडल है, इसमें क्या है, जो डेटा अपना स्टोर होता है वो कैसे होता है, टेबल्स के फॉर्म में अपना डेटा स्टोर होता है। इजी, जो भी अपना डेटा स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्म में यूज लाइक स्टोर होता है। आल्सो कॉल्ड रिलेशंस। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, जब भी नेम आए रिलेशन का तो आप समझना कि टेबल्स के फॉर्म में आपका डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो कोई पूछे कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, तो हम सिंपल बता सकते हैं कि इसमें क्या है, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। लाइक डेटा स्टोर करने का सबसे लाइक एफिशिएंट वे है, और ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज भी होता है साथ में। ठीक है, और इसमें हम इजिली डेटा को फाइंड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली करते हैं, और उसके लाइक क्यों क्यों करते हैं और ऐसा क्यों होता है उसे हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, एक बार अच्छे से देख लीजिए दोबारा से, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, 1970 में फाइंड हुआ था, और ये लाइक ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंसी। ओके, ये किसके द्वारा दिया गया था, कॉर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और 1970 के अंदर दिया गया था। और क्या होता है, इन दिस मॉडल डेटा इज स्टोर इन टेबल्स, जो डेटा अपना है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एंड आल्सो कॉल्ड रिलेशंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। विद रोज, जैसे आप रोज को क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। एंड कॉलम्स, उसे क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। ओके, गॉट इट। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें यहाँ से ले जानी है। जब हम बोले टेबल्स तो समझिए कि रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशंस की बात कर रहे हैं। और टेबल्स कैसे बनती है अपनी, रोज होंगी एंड कॉलम्स होंगी। इजी, इस तरह से अपनी टेबल्स होती हैं। तो इसमें जो आपके कॉलम्स हैं इस तरह से, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंड इस तरह से आपके रोज है क्या बोलेंगे हम, टपल्स बोलेंगे। ओके, टपल्स बोलेंगे। गॉट इट। तो ये आपका डेटाबेस मॉडल है, और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल। तो इसके की फीचर्स देखते हैं, और हम इसमें से मोस्टली चीजें देख चुके हैं, पर इसे आप लोग याद रखेंगे, इसके की फीचर्स क्या हैं रिलेशनल मॉडल के।
या इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, की फीचर्स क्या है, सब समझते हैं। सब चीज एक ही है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स, ठीक है, सबको दिख रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप का जो हमने इसको बात की थी रिलेशन मॉडल की, सबसे पहले हमने कहा था जब भी आपको रिलेशन का नाम आए तो आप क्या समझेंगे, टेबल्स की बात की जा रही है। तो फर्स्ट आपका की फीचर क्या हो गया, इसमें जो आपके डेटा स्टोर होने वाले हैं वो रिलेशंस में स्टोर होंगे, इजी, या टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होंगे। सेकंड बात करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन यूनिक होता है, कैसे, ईच रो इज यूनिकली आइडेंटिफाई यूजिंग अ प्राइमरी की। बिल्कुल, हमने समझा है प्राइमरी की क्या होती है, लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था हमने प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में। प्राइमरी की क्या होती है, आपकी नल नहीं होंगी कभी भी, कैन नॉट बी नल एंड यूनिकली आइडेंटिफाइड, ओके, गॉट इट। तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा होता है, प्राइमरी कीज के द्वारा होता है। थर्ड बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की। ये क्या होती है देखिए, enforces constraint like primary key, foreign key and referential integrity। ये सब हम देख चुके हैं ना डेटा इंटीग्रिटी में। ये सब के कंस्ट्रेंट थे, कौन कौन से, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। इसके अंदर क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था इसके बारे में। सर स्क्रीन नहीं आ रही है, किस किस को स्क्रीन में दिख रही है, कमेंट कर सकते हैं। निष्ठा बोल रही है कि इनकी स्क्रीन नहीं शो कर रही इनको, आप लोग बताइए। राधिका बोल रही है स्क्रीन दिख रही है। निशा आप दोबारा कर लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा डेटा इंटीग्रिटी की बात देख रहे हो, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, एनफोर्सेस कंस्ट्रेंट लाइक प्राइमरी की। प्राइमरी की देखा, कैन नॉट बी नल एंड यूनिक होंगी। फॉरेन की क्या होगी आपकी, फॉरेन की कैसे होती है, फॉरेन की यूज करते हैं हम दो टेबल्स को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, या उनको इस तरह से, ठीक है, दो टेबल्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉरेन की का। और वो कैसे यूज करते हैं, लाइक फॉरेन की क्या होगी आपकी, उसका कंस्ट्रेंट क्या था जो कि हम लास्ट लेक्चर में देखे थे, कि आपका लाइक फॉरेन की जो है फर्स्ट टेबल में एक टेबल आपकी वो प्राइमरी की तरह वर्क करेगी, एंड सेकंड टेबल में वो एक फॉरेन की तरह टेबल करेगी, ठीक है। और फॉरेन की के पास आपकी पूरी की पूरी प्राइमरी की होंगी, या तो वो नल हो सकती है, ठीक है। बट फॉरेन की में जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, प्राइमरी की से आ रहे होंगे और पहली टेबल से आ रहे होंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ लोग कल नहीं आए होंगे, वो देख लेंगे एक बार कि प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे वर्क कर रही थी। देखिए इसमें आपका थोड़ा समझते दोबारा से हम लोग। कहाँ गई वो वाली सीट, आपको क्लियर डिफाइन हो जाएगा कैसे वर्क कर रहा था आपका फॉरेन की। तो अब इसे करते हैं, ठीक है। अभी फॉरेन की अभी आप इसका ओवरव्यू लीजिए क्योंकि हमने लास्ट सेशन करा दिया है, ठीक है। तो जो लोग आए होंगे उन्हें समझ में आया होगा कि कैसे वर्क करती है फॉरेन की अपनी। अभी के लिए हम इसे पे कर चलते हैं, ठीक है। अभी हम इसे वर्क करेंगे। तो जैसे कि थर्ड चीज थी अपना डेटा इंटीग्रिटी, वो क्या कर रहा था, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड रेफरेंशियल की इंटीग्रिटी की मदद से उसमें हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं कि अगर प्राइमरी की आपकी टेबल के अंदर बन रही है तो कभी नल नहीं होगी और यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। इससे क्या है, आपकी डेटा इंटीग्रिटी मजबूत हो रही है ना। क्लियर होगा कि आप डेटा इजिली फाइंड कर सकते हैं। प्राइमरी की आपका जैसे रोल नंबर होता है तो लाइक ये कभी नल नहीं होगा और किसी रोल नंबर की मदद से आप पूरा उसके लाइक उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड था फॉरेन की। फॉरेन की मदद से क्या है, हम दो टेबल्स को ऐड कर सकते हैं इजिली, ठीक है। और फॉरेन की का वही कंस्ट्रेंट था हमारे पास कि एक टेबल में वो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगी और दूसरे टेबल में वो फॉरेन की करेगी, ठीक है, फॉरेन की तरह ये वर्क करेगी। और जो फॉरेन की में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपके फॉरेन की में होंगे वो सब कहाँ से आ रहे होंगे, आपके प्राइमरी की से आ रहे होंगे, है ना। जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सब प्राइमरी की से आ रहे होंगे।
ठीक। तो ये आपका फॉरेन की का कंस्ट्रेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये रेफरेंशियल था, ठीक है। रेफरेंशियल की हमने समझ लिया था। तो ये सब आपका तीनों हो गए डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। नेक्स्ट होता है ईज ऑफ यूज, सपोर्ट एसक्यूएल स्ट्रक्चर, ठीक है। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका सपोर्ट करता है और इसका यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपना डेटाबेस। ओके, डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से, एसक्यूएल की मदद से। तो ईज ऑफ यूज लाइक यूज करने में इजी होता है, ठीक है। दिस इज लाइक यूज करने के लिए अपना ओपन सॉफ्टवेयर है और हम इजीली अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोर्ट करता है एसक्यूएल फॉर डेटा रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन। ओके, डेटा को रिट्राइव करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, इसका यूज करते हैं इस तरह से। गॉट इट। एंड फिफ्थ है स्केलेबिलिटी। ओके, इसे हम स्केल कर सकते हैं और इसे हम लाइक आगे तक बढ़ा सकते हैं। कुछ भी उसमें ऐड करना हो ऐड कर लेंगे इजिली, कुछ डिलीट करना होगा तो ठीक है, ये इजिली स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, आपका स्केलेबिलिटी आएगा, दैट हैंडल्स लार्ज डेटाबेस सेट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एफिशिएंटली। ओके, कैन हैंडल लार्ज डेटाबेस, आप कितना भी बड़ा डेटाबेस होगा उसको ये हैंडल कर लेगा। एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी, ओके, और कॉम्प्लेक्स आपकी जो क्वेरी होंगी उनको क्या करेगा, एफिशिएंटली ये लाइक वर्क करेगा उनके ऊपर। कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी सॉल्व कर सकता है। इतना क्लियर आप लोगों को। हमारा चैप्टर था रिलेशनल मॉडल और इसमें हमने समझा रिलेशनल मॉडल क्या होता है और किसने इसको फाइंड किया था, 1970 में कॉर्ड ने फाइंड किया था। और इसमें जो अपना डेटा होता है टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। एंड इसके कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे हमने, क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, ईज ऑफ यूज एंड स्केलेबिलिटी। ओके, तो ये हम समझ चुके थे। और क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस वो भी समझ चुके हैं। इसके आगे हमें क्या देखना है, कुछ कंपैरिजन देखते हैं विद अदर डेटा मॉडल्स। ओके, फीचर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फीचर्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल एंड रिडंडेंसी। तो ये आपका दो है, देखिए, ट्री लाइक, टेबल रिलेशंस एंड ग्राफ बेस। ये आपका तीन हो गया, ठीक है। हम तीन को कंपेयर कर रहे हैं आपस में कि जैसे आपका डेटाबेस तीन तरह से होता है। आपका फर्स्ट डेटा होता है एज अ ग्राफ मान लेते हैं, इसमें ऐसे आपके नोट्स होते हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपके ग्राफ इस तरह से होते हैं। फर्स्ट आपका ये हो गया आपका डेटा मॉडल, लाइक डेटाबेस मॉडल, ठीक है। हम अपने डेटा को इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो हमने इतना देख लिया कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। अब साथ ही साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि हमारे से कि रिलेशनल मॉडल जो है वो टेबल्स वाला क्यों एफिशिएंट है। देखिए, तो हम लाइक ट्री, आपको जानते हैं ट्री क्या होता है, आप इसे पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में कि आपके एक नोड से कनेक्टेड होंगे आपके दो नोड्स इस तरह से, लाइक वो तो बाइनरी ट्री होता है, बट आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज लाइक ये आपके नोड्स होते हैं, डेटा होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मान सकते हैं पेरेंट मान सकते हैं इनके, फिर उनके चाइल्ड मान सकते हैं, उनके चाइल्ड के चाइल्ड मान सकते हैं, इस तरह से ये होता है आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ग्राफ में आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। ट्री में क्या होता है, एक तरह से हायरार्चिकल मैनर होता है और आपके जो ग्राफ होंगे वो किसी भी तरह से ऐड होंगे आपस में, इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका ट्री हो गया। एंड हम जो बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की, वो आपका क्या हो गया, एज अ टेबल, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो इसमें क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लो, इसमें मीडियम। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ भी मॉडिफाई करना हो, कुछ भी करना हो तो इसमें अपना क्या है, सबसे हाई है। हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका रोल नंबर डायरेक्टली फाइंड करेंगे और उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत हाई है, हम बहुत इजीली कुछ भी कर सकते हैं चेंजेस के अंदर। बट ट्री लाइक में थोड़ी सी लो है और इसमें मीडियम है। अब देखते हैं क्वेरी लैंग्वेज कौन सी यूज होती है। तो इसमें क्या होती है, एसक्यूएल, इसमें प्रोसीड्यूरल एंड इसमें प्रोसीड्यूरल। ओके, अब बात करते हैं रिडंडेंसी की, ठीक है। ये क्या होता है, लाइक रिपीटेशन, इजीली समझ सकते हैं।
रिडंडेंसी मींस क्या होता है आपका, रिपीटेशन। तो देखिए फर्स्ट इसमें मिनिमल होती है, इसमें हाई होती है, एंड इसमें मॉडरेट होती है रिपीटेशन, ठीक है। लाइक इसमें हम इजीली सब कुछ कर सकते हैं, तो इसमें मिनिमल। तो एट द एंड अगर हम देखते हैं इसमें तीनों में सबसे बेटर कौन सा है और सबसे अच्छा जो मैनर है डेटा को स्टोर करने का, वो क्या आ गया अपना, टेबल्स में, ठीक है। और टेबल्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ओके। और जिसको हम बोल सकते हैं RDBMS, ठीक है। तो ये थी अपना पूरा कंपैरिजन सभी के बीच में। किसी की वॉइस ऑप्शन ऑन है, लेट मी सी। नहीं, किसी का ऑन नहीं, ठीक है, सभी को बंद है। तो अभी हम इतना समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं कॉर्ड्स रूल की तरफ, ठीक है। कॉर्ड्स जिन्होंने डीबीएमएस बनाया था या उसके रूल्स डिफाइन किए थे 1970 के पास, ठीक है, 1970 में। अब इनके पास कॉर्ड्स के 12 रूल हम बताते हैं, ठीक है। कॉर्ड्स ने 12 रूल दिए थे डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए कि अगर आप कभी भी रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हैं तो आप इन सभी रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। कॉर्ड्स 12 रूल बोलते हैं इसे, ठीक है। कॉर्ड्स रूल बोलो या कॉर्ड्स 12 रूल बोलो, इस तरह से इसे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो कॉर्ड्स proposed 12 rule to define a true relational database management system, okay। ट्रू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। ट्रू RDMS को डिफाइन करने के लिए इन्होंने कितने रूल्स दिए हमें, 12 रूल्स दिए, ठीक है। अब ये 12 रूल्स कौन कौन से हैं, इसे हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है, समझेंगे ये रूल्स हैं क्या एग्जैक्टली। देखिए कॉर्ड्स रूल, डॉक्टर Eager F. Cord, after his extensive research on the relational models, okay, रिलेशनल मॉडल्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी ऑफ डेटाबेस सिस्टम, केम अप विद 12 रूल्स, ये अपने 12 रूल्स के साथ आए, ऑफ हिज ओन, which according to him a database must obey in order to be regarded as a true relational database। अगर कोई भी आपका डेटाबेस लाइक ट्रू RDBMS पर डिपेंड करता है या रिलेशनल डेटाबेस है तो उसे ये 12 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। दीज रूल्स कैन बी अप्लाइड ऑन एनी डेटाबेस सिस्टम, किसी भी डेटाबेस सिस्टम पर अप्लाई हो सकते हैं, दैट मैनेजेस स्टोर, जो मैनेज करता है, स्टोर करता है डेटा यूजिंग ओनली इट्स रिलेशन कैपेसिटी, ओके। रिलेशनल कैपेबिलिटी को यूज करके जो भी आपका डेटाबेस यूज करते हैं, लाइक जो भी आपका डेटाबेस डिजाइन होता है जिसमें आपका रिलेशनल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसे ये 12 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड के जो 12 रूल किसके लिए हैं, रिलेशनल डेटाबेस के लिए ही हैं, ठीक है। जो भी आपका डेटाबेस सिस्टम जो भी होगा, डेटाबेस जो भी होगा आपका, अगर इसको यूज कर रहा है तो उसे ये 12 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो क्या होगा, आपका एक ट्रू रिलेशनल डेटाबेस होगा, ओके। दिस इज फाउंडेशन रूल, इसे हम फाउंडेशन रूल बोलते हैं, दिस इज द फाउंडेशन रूल विच एक्ट एज बेस ऑफ ऑल अदर रूल्स, ओके। अब देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल बोलते हैं इंफॉर्मेशन रूल, ओके। फर्स्ट रूल आपका हो गया कॉर्ड्स का इंफॉर्मेशन रूल। देखिए कैसे करेंगे। तो कॉर्ड्स ने पहला रूल दिया इंफॉर्मेशन का, वो क्या है, द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस मे बी यूजर डेटा और मेटा डेटा, ओके। जो भी डेटा आपका, द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस मे बी यूजर डेटा और मेटा डेटा मस्ट बी वैल्यू ऑफ सम टेबल सेल्स, ओके, मस्ट बी वैल्यू ऑफ सम टेबल सेल्स, ओके। जो भी आपका डेटा होगा, जो भी आपका मेटा डेटा होगा, जो कुछ भी होगा, वो क्या होगा, मस्ट बी वैल्यू ऑफ सम टेबल सेल्स। एवरीथिंग इन डेटाबेस मस्ट बी स्टोर इन टेबल फॉर्म। तो इंफॉर्मेशन रूल क्या बोलता है, जो भी आपके डेटा है, जो भी आपकी डेटा की वैल्यूज हैं, क्या मेटा डेटा है। मेटा डेटा क्या होता है, जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज मेटा डेटा, तो हम बोल सकते हैं डेटा अबाउट डेटा, ओके, इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेटा के बारे में जो डेटा होता है दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा, इसे हम देखेंगे आगे, ठीक है, अच्छे से।
इसकी और अच्छी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए क्या है, मेटा डेटा इज कॉल्ड डेटा अबाउट डेटा। एंड फर्स्ट रूल जो था आपका इंफॉर्मेशन रूल, वो क्या डिफाइन करता है, आपके जो डेटा है, जो आपकी वैल्यू है, मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ सम टेबल्स। ओके, तो सिंपली इसको हम समझेंगे, ये जो रूल है ये टेबल्स के लिए बोलता है कि आपके डेटा टेबल्स होने चाहिए। सेकंड बात करते हैं रूल की, गारंटीड एक्सेस रूल। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कि गारंटीड एक्सेस रूल, जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं वो गारंटी ही, तब उसकी गारंटी हो कि वो एक्सेस हो जाएगा। तो देखिए, every single data element is guaranteed to be accessed logically with the combination of table name, primary key and attribute name। ओके, किससे होगा, जो आपका गारंटीड एक्सेस होगा, एवरी सिंगल डेटा एलिमेंट, प्रत्येक आपका डेटा एलिमेंट जो है, इज गारंटीड टू एक्सेसिबल, उसको एक्सेस करना उसकी गारंटी है, गारंटी मिलती है आपको एक्सेस करने की, लॉजिकली विद कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम। टेबल नेम आपको दिया होगा, ठीक है, कि आपकी ये जो टेबल है वो क्या है, स्टूडेंट की टेबल है, टेबल नेम आ गया। प्राइमरी की आपका क्या हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। रो वैल्यू एंड एट्रीब्यूट नेम। ओके, प्राइमरी की इस क्या आपकी रो वैल्यू हो गई एंड एट्रीब्यूट नेम। अगर हम इनमें से यूज करते हैं तो आपका डेटा डेफिनेटली ही क्या मिलेगा, हमको एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो नो अदर मीन्स सच एज पॉइंटर कैन बी यूज टू एक्सेस डेटा। तो सिंपली इसने क्या करा कि जो आपका डेटा है वो गारंटी ही एक्सेस होना चाहिए। उसकी गारंटी कैसे होगी, उसमें जो होगा आपका टेबल नेम, प्राइमरी की एंड उसके एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो दिस इज योर गारंटीड एक्सेस रूल। ठीक है, थर्ड देखते हैं, रूल थर्ड, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। ओके, इसमें नल वैल्यूज पर कर रहा है। थर्ड रूल क्या है, आपकी नल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, नल वैल्यूज के ऊपर। जहां पे आपको डेटा स्टोर नहीं करना वहां पे नल यूज करेंगे। कैसे, द नल वैल्यूज इन डेटाबेस मस्ट बी गिवन अ सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। ओके, सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट, नल वैल्यूज को डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट दिया जाएगा। This is a very important rule because a null can be interpreted as one of following। null को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि या तो आपका डेटा मिसिंग हो, वहां पे null कर सकते हैं, या डेटा इज नॉट नोन, या हमें डेटा के बारे में पता ना हो तो भी कर सकते हैं, और डेटा इज नॉट अप्लीकेबल तो भी हम वहां क्या यूज करेंगे, null को यूज करेंगे। तो null को क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। गॉट इट। तो सिंपली से याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं हम कि जो रूल थर्ड है वो नल के ऊपर डिपेंड है, या नल के लिए क्या है, स्पेशल या सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड हो गया आपका गारंटीड एक्सेस, जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी की, एट्रीब्यूट्स एंड टेबल नेम। ओके, टेबल नेम, एट्रीब्यूट्स एंड प्राइमरी की, इसकी वजह से क्या है, अगर आपके पास ये सब है तो आप उसको गारंटीड एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट था आपके टेबल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके तीनों रूल्स क्लियर हो चुके हैं। फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। ये क्या काम करता है, इसे बोल सकते हैं डेटा डेटा डिक्शनरी। देखिए, द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर इन ऑनलाइन कैटलॉग नोन एज डेटा डिक्शनरी which can be accessed by authorized user. User can use the same query language to access the catalog which they use to access the database itself। okay, तो जो क्या कर रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर इन एन ऑनलाइन कैटलॉग। ओके, तो ऑनलाइन कैटलॉग की बात कर रहे हैं, जो आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो आपका ऑनलाइन कैटलॉग में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन कैटलॉग, बस आप इनकी लाइक आपको सब नहीं पूछेंगे 12 के 12 रूल। ठीक है, आप लोग लाइक वहाँ पे इसके थोड़े आने के चांसेस भी कम है, बट आपके सिलेबस में दिया गया है पूरा, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। या आपको सिंपली क्वेश्चन आ सकता है कि आपके कॉर्ड्स के कितने रूल थे, या उन्होंने कब रूल्स को डिफाइन किए थे। ठीक है, तो वो सब। ठीक है, तो हम देख चुके हैं, फर्स्ट था अपना टेबल, सेकंड था अपना गारंटीड एक्सेस, थर्ड था नल, एंड फोर्थ है क्या, ऑनलाइन कैटलॉग होना चाहिए। फिफ्थ की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज, database only be accessed using a language having linear syntax that support data definition। okay, जो डेटा है आपका can only be accessed using a language, एक ऐसी लैंग्वेज का यूज कर लाइक एक्सेस कर सकते हैं, having linear syntax and support data definition।
ओके, क्या बोल रहे हैं इसमें, लीनियर सिंटैक्स का यूज करके, जो लाइक आपकी एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो क्या कर रही होगी, हैविंग लीनियर सिंटैक्स, उसके लीनियर सिंटैक्स को लाइक उसके अंदर होगी, उस लैंग्वेज के अंदर, ओके, दैट सपोर्ट्स डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशंस, गॉट इट। डेटा कैन बी only access by that language, किसके, जो सपोर्ट कर रही होगी, which supports what, which supports like data definition। ये क्या होता है, हमने देखा था ना, डेटा डेफिनेशन क्या होता है, जिससे हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट करना, ये सब हम स्टार्ट में देख चुके हैं, टेबल्स को क्रिएट करना क्या होता है, ठीक है, इंसर्ट करना। तो ये सब आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो जो ऐसी लाइक आप समझ रहे होंगे, एक ऐसी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल्स को लाइक इंसर्ट करना उसमें डेटा को, ये, एंड डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट कर सके, एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन, ये तीनों उसके अंदर होना चाहिए। तो थर्ड हो गया आपके लैंग्वेज के ऊपर सब लैंग्वेज रूल हो गया आपका, ठीक है। तो सब लैंग्वेज आपका यही बोलता है कि एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो क्या यूज करे, डेटा डेफिनेशन मॉडल, लाइक हम बोल सकते हैं ना, डेटा डेफिनेशन का यूज करता है, एंड डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेट कर सके, एंड ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, ओके, इजी है। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल में क्या करते हैं, तीनों काम करते हैं, डेटा डेफिनेशन भी कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एंड ट्रांजैक्शनल कंट्रोल भी होता है इसके अंदर। सिक्स की बात करते हैं, व्यू या अपडेटिंग रूल। सिक्स हो गया आपका व्यू एंड अपडेटिंग रूल, ऑल द व्यू ऑफ डेटा विच आर theoretically be updated must be updated by the system। All the views of database which can be theoretically be updated must also be updated by the system, ठीक है। जितने भी आपके डेटाबेस में है, जो भी आपको लाइक जो भी आपको व्यूज आपको डेटाबेस में दिख रहे हैं, और जो आपके theoretically अपडेट हो सकते हैं, कैन बी अपडेटेड, मस्ट आल्सो बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। जो आपके डेटा थ्योरेटिकली अपडेट किए जा सकते हैं, या लाइक एज लाइक उसको बता सकते हैं कि आपका डेटा इस तरह से अपडेट होगा, तो आल्सो मस्ट बी अपडेटेड बाय द सिस्टम, वो सिस्टम से भी अपडेट होगा। सेकंड बात करते हैं, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल, ओके। तो डेटाबेस मस्ट सपोर्ट हाई लेवल इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन, ओके। बस इतना याद रखिए इसमें आप लोग, जो आपका डेटाबेस होगा वो क्या करेगा, हाई लेवल इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन रखेगा। एट की बात करते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, हमने बात की थी ना, अपने पास इस तरह से आपका डेटाबेस होता है, यहाँ पे मान लीजिए आपका डेटाबेस इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, ये डेटाबेस है आपका। फिर आपका यहाँ पे इसे हम बोलते क्या है, फिजिकल लेवल बोलते हैं, फिजिकल लेवल। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे होता है कंसेप्चुअल लेवल, और इसके बाद आपका होता है जो एंड यूजर्स यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं व्यू लेवल, ओके, गॉट इट, व्यू लेवल। तो यहाँ पर बोल रहे हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसका मीन मतलब क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस में उसके फिजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके व्यू लेवल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये आपका रूल नंबर 8 के अंदर आता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सिमिलरली लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो भी आपका यूजर का व्यू लेवल होगा, अगर हम वहां पर चेंजेस कर रहे होंगे व्यू लेवल पे, एनी चेंजेस इन लॉजिकल data must not affect the appropriate using, okay। For example, if two tables are merged or one is split into two different tables, या तो आपकी दो टेबल्स आपस में मर्ज की गई हो, इस तरह से मर्ज करके ऐसे कर दी गई हो, या तो आपकी एक टेबल को दो टेबल में स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है, तो भी आपका उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ओके। लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस ये कहलाता है। 10th की रूल बात करते हैं, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, ओके। ये क्या होता है, डेटा मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन दैट यूजेस, ओके। ऑल इस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड विदाउट द नीड ऑफ एनी चेंज इन द एप्लीकेशन, ओके, गॉट इट। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं, डेटा मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन दैट यूजेस। जो भी आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा कोई भी यूजर, तो वहां पे डेटाबेस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी लाइक हमारा डेटा कहीं पर स्टोर है,
डेटाबेस में अपना कोई भी डेटा स्टोर है या कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट कोई भी है और उस वेबसाइट का एक डेटाबेस स्टोर है, ठीक है, डेटाबेस। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हम एक्सेस कर रहे हैं, हमारे पास कितने ब्राउजर होते हैं, लाइक ब्रेव ब्राउजर हो गया अपने पास, क्रोम हो गया, ठीक है, एंड मेनी अदर ब्राउजर्स, ठीक है, तो फायरफॉक्स हो गया। तो ये सब आपके लाइक ब्राउजर्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन मान सकते हैं इन सभी से। और हमें कहीं से डेटा स्टोर लेना है, ठीक है, मान लीजिए अपनी कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है या स्टूडेंट नेम का डेटा कहीं पर किसी डेटाबेस में स्टोर है, तो हम किसी भी ब्राउजर से उसका लिंक ओपन कर सकते हैं और डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो ये सिंपली यहाँ बोल रहा है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस क्या होता है, अगर हम किसी भी एप्लीकेशन से दैट यूजर्स कोई भी एप्लीकेशन कोई यूज कर रहा है, तो आपका जो डेटाबेस है मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसे एक्सेस करने में। ओके, फिलहाल बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। The end user must not be able to see the data distributed over various locations. User should always get the impression that data is stored at one site only. This rule has been regarded as foundation of distributed database system. Okay, फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस क्या होता है, जैसे आप समझ रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से समझ रहे होंगे आप लोग कि कोई भी चीज आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम जैसे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। अगर मान लीजिए आपके डेटा स्टोर है दो तीन डेटाबेस में या अलग अलग जगह पर आपका क्या है डेटा स्टोर है, ठीक है, D1 में, D2 में, D3 में, ठीक है, तो और इस तरह से क्या है, ये आपका फिजिकल लेवल पर आपके डेटा अलग अलग जगह स्टोर है और यहाँ पर आपका कंसेप्चुअल लेवल है बीच का, एंड इसके बाद आपका क्या है व्यू लेवल यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा व्यू लेवल। ये आपका कंसेप्चुअल लेवल, थोड़ी सी ड्राइंग सही नहीं है मेरी, तो कंसेप्चुअल लेवल एंड दिस इज योर फिजिकल लेवल और यहाँ पर आपका आएगा व्यू लेवल। तो सिंपली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस ये होता है अगर आपके डेटा जो है आपके स्टोर है अलग अलग जगह पे, बट जो आपका एंड यूजर है उसे ऐसा लगना चाहिए, उसके पास ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए कि वो डेटा क्या है आपका एक जगह पर स्टोर है, ठीक है, सिंपली समझ गए आप लोग। तो यूजर को पता नहीं चलना चाहिए आपका डेटा अलग अलग जगह स्टोर है। तो द एंड यूजर मस्ट नॉट बी एबल टू सी द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस लोकेशन। ओके, तो एंड यूजर जो है मस्ट नॉट बी एबल टू सी, उसे पता नहीं चलना चाहिए, वो ना देख पाए दैट द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेरियस लोकेशन, कई लोकेशन पर यूज है। यूजर शुड ऑलवेज गेट द इंप्रेशन, उसे ऐसा इंप्रेशन महसूस होना चाहिए दैट द डेटा इज लोकेटेड एट वन साइड, डेटा जो आपका है एक साइड पर लोकेटेड है। ओके, दिस रूल हैज बीन रिगार्ड एज द फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, और इस रूल को हम बोल सकते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं इसको, कि दिस रूल हैज बीन रिगार्डेड एज फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ओके, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस आपका ये होता है। लास्ट आपका 12 रूल है नॉन सबवर्जन रूल। If a system has an interface that provides access to low level records, then the interface must not able to subvert the system and bypass security and integrity constraint। Okay, इसमें यही बोल रहे हैं कि लाइक अगर आपकी कोड्स है, आपका जो डेटाबेस डिजाइन है, ठीक है, अगर वो लो लेवल लैंग्वेज में है, ठीक है, लो लेवल रिकॉर्ड्स, ठीक है, सिंपली इसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपका डेटा स्टोर है तो उसे कोई बाईपास ना कर सके किसी अदर लैंग्वेज की मदद से, जैसे कि यहाँ पर हम यूज करते हैं इफ अ सिस्टम हैज इंटरफेस दैट प्रोवाइड एक्सेस लो लेवल रिकॉर्ड्स। एक अपना सिस्टम है जो इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है एक्सेस टू लो लेवल रिकॉर्ड्स, देन द इंटरफेस मस्ट नॉट बी एबल टू सबवर्ट द सिस्टम एंड बाईपास सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो लाइक उसे कोई भी डेटा को एक्सेस करे और किसी अदर माध्यम से, लाइक किसी और इंटरफेस का यूज करके, तो वहां पर उसमें बाईपास नहीं होना चाहिए, बाईपास ना कर सके उसको। हर जगह आपकी जो सिक्योरिटी है और प्रोटोकॉल्स हैं दैट लाइक सेम लेवल पे आपके यूज होने चाहिए हर जगह, ठीक है। तो दिस इज योर लाइक सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आता है बाईपास सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो इसे कोई बाईपास ना कर सके। तो दिस इज कम्स अंडर योर नॉन सबवर्जन रूल, ठीक है।
तो इसे आप लोग दोबारा से रिपीट करना और नोट्स बनाने की कोशिश करना इसके, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अच्छे से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो कॉर्ड्स के ये 12 रूल थे, और 12 के 12 रूल्स आपसे तो इतने नहीं पूछे जाएंगे, चांसेस बहुत कम है, बट आप इसे देख लेना ध्यान से। अपना लास्ट टॉपिक था आज का, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, कॉर्ड्स रूल देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन देख लिया, लास्ट अपना था रिलेशनल अलजेब्रा, इसमें हम कैसे यूज करते हैं अलजेब्रा का। तो व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? रिलेशनल अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल क्वेरी लैंग्वेज that help retrieve data from relational database. It consists of operator that perform operations on relations. Okay, इसमें आपके ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को टेबल्स के ऊपर। ओके, यहाँ पे हम टेबल्स के ऊपर क्या परफॉर्म करेंगे, ऑपरेटर्स को। ओके, हमें पता है ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये सब क्या है, आपके ऑपरेटर हैं। और आपके लाइक ए प्लस बी, तो ये सब ऑपरेटर इन पे वर्क कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा में, रिलेशनल अलजेब्रा मीन्स टेबल का अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है। तो इस पे हम टेबल्स पे परफॉर्म करेंगे और वहां से हम क्या निकालेंगे, अपनी क्वेरी को फाइंड करेंगे। मैथमेटिकल क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या है, मैथमेटिकल क्वेरी लैंग्वेज दैट हेल्प रिट्राइव डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस। ओके, रिलेशनल डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें क्या होते हैं, आपके ऑपरेटर्स होते हैं दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल्स, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो टेबल्स में परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला जैसे कि सिलेक्शन हो गया हमारा, सिलेक्शन क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट रोज दैट सेटिस्फाई अ कंडीशन, एक रो को निकालता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल देखिए, एक कंडीशन दी गई है, डिपार्टमेंट इक्वल टू CS, CS डिपार्टमेंट होना चाहिए एंड स्टूडेंट की टेबल से, तो सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द CS डिपार्टमेंट, गॉट इट। तो इस तरह से इसको हम कल देखेंगे, हमारे पास अभी 1 मिनट बचा हुआ है, बट जितना देख पाते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, प्रोजेक्शन को देखेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, रिट्राइव ओनली द नेम एंड एज कॉलम्स। देखिए इस तरह से नेम एंड एज कर दिया, तो अब ये 2 कॉलम्स को डिफाइन करेगा, ठीक है, एज एंड नेम। इस तरह से अगर यहाँ पे 3 कर दो, 3 आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन को, तो ये क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, इजी है ना। एंड 4 देखते हैं, सेट डिफरेंस की बात करते हैं, तो रिटर्न रोज प्रेजेंट इन वन रिलेशन बट नॉट इन अनदर, जैसे एम्प्लॉय माइनस मैनेजर, तो ये क्या करेगा, लिस्ट एम्प्लॉय हु आर नॉट इन मैनेजर, वही आ जाएंगे एम्प्लॉय लिस्ट के जो वहां पर नहीं होंगे, बहुत इजी, ठीक है। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, कंबाइंस एवरी रो ऑफ वन टेबल विद एवरी रो ऑफ अनदर। इसे हम कल पूरा डीप में समझेंगे और कल ही अपना चैप्टर नंबर 2 को खत्म करेंगे। तो थैंक्स फॉर, अभी तो आप लोग कितने बजे, ठीक है, 11 लोग थे, 10 लोग, ठीक है। तो अभी के लिए तो रखते हैं।